So, hello everyone and welcome to Easy Electrical. आज मैं क्लास ले रहा हूँ based on our electrical machines subject and in this subject पहले मैं क्या करूँगा डीसी मशीन को एक बहुत ही इजी वे में आपको डिस्क्राइब करूँगा और क्या-क्या important information for any AEJE exams are required I will also tell you that. तो चलिए शुरू करते हैं. So मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है. ये हमारा जो क्लासेस चलता है इन दी फुल कोर्स उसके अंदर में हमारा जो कंटेंट है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ इस बैच में इस क्लास में. तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया या फिर कोई और सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सर्टेन की पॉइंट्स दैट वी मस्ट रिवाइज आफ्टर कंप्लीटिंग एनी पेपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया है कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं रिगार्डिंग डीसी मशीन्स जिसको पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि पूरा डीसी मशीन मेरा पढ़ना कंप्लीट हो गया. तो चलिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से हैं. सो ये तो मशीन वाला डिवीजन हो गया. मशीन में टोटल 7 डिविजन्स मैंने किया है इन टोटल सब्जेक्ट में. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टडी डीसी मशीन एंड इन डीसी मशीन्स सी हियर I have noted down some of the basic points. First of all, यहाँ पे आप देख सकते हो. First point is basics. What are the basic point we need to keep in mind? हम याद में रखना है पढ़ने के लिए वो मैं इसी क्लास में डिस्कस करूँगा. उसके बाद कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन एंड आर्मेचर वाइंडिंग, वोल्टेज बिल्डअप, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स. These all things are noted down. इन दिस क्लास इस क्लास में मैं क्या करूंगा ये फर्स्ट 3 जो टॉपिक्स हैं इसको मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा थ्रू डायग्राम्स एंड थ्रू डिटेल्स. और यहाँ पे जो मैंने टोटल 20 के आसपास का पॉइंट टोटल 20 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया है रिगार्डिंग डीसी मशीन्स. आप लोगों को क्या करना है इस पॉइंट्स को लिख के रख देना है और इसी के मुताबिक आपको भी आपका जो सब्जेक्ट है डीसी मशीन है वो पढ़ना है. इसी हिसाब से थ्योरी भी करना है इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर भी लगाना है. ठीक है. और मेरा जो क्लासेस रहेगा उस क्लास में अब इस सब सब्जेक्ट इस सब टॉपिक में थ्योरेटिकल में डिस्कशन भी करूंगा उसके बाद में नोट भी मैं दे दूंगा. ठीक है. सो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बेसिक्स. बेसिक्स. नाउ कोई भी अगर आपको पूछेगा कि हाउ एन इलेक्ट्रिकल मशीन ऑपरेट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज फ्लेमिंग्स रूल्स. फ्लेमिंग्स रूल्स दैट इज वन इज ए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल. Another is Fleming right hand rule, right? So अब सब लोग जो भी अभी AEJE एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको इन दो टॉपिक के बारे में पता है लेकिन मैं थोड़ा इस दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन भी करूंगा regarding Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. We all know that from Fleming's right hand rule it is also known as motor rule. We call it as motor rule. हम इनको motor rule भी बोल सकते हैं और FRHR को हम जनरेटर रूल भी बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं उसका एक बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन मेरे पास है. एक बार जरा सुन लीजिए. जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास अगर मोटर है कोई भी अगर मोटर हो गया तो जनरली हम उन पे क्या करते हैं कोई एक इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं. कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई इलेक्ट्रिकल कोई भी इनपुट हम उनके प्रोवाइड करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है the motor starts to rotate. That means we ultimately get motion. Right. Similarly, अगर आप एक जनरेटर के बारे में पूछोगे तो वो कैसे रहेगा. मान लो ये एक जनरेटर है. Now if I see in a generator we give any mechanical input. Suppose कोई भी प्राइम मूवर हो गया. प्राइम मूवर के थ्रू हम उसको घुमाना चाह रहे हैं तो कोई भी मोशन और मैकेनिकल इनपुट वी कैन से वी आर गिविंग टू द जनरेटर.
उसकी वजह से क्या आ रहा है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एन आउटपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एन आउटपुट वी आर ऑब्टेनिंग। सो ये दो जो डिवाइसेस है हमारे पास, इन दोनों का ऑपरेशन रिलेटेड है इन दो लॉ के हिसाब से। तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा मोटर में एक इनपुट सेक्शन है और एक आउटपुट सेक्शन है। दिस इज द इनपुट सेक्शन एंड दिस पार्ट इज द आउटपुट सेक्शन। Now in case of a motor, we know that one of the inputs that we are giving, that is an electrical input. That means we are giving some supply. That means we are giving some current. That means we are giving some current. Point number one. Another thing is, और एक चीज क्या है, इसके साथ हमको कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी देना होगा। दिस करंट, उसके बाद कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी हमको वहां पे प्रेजेंट रहना होगा। That means some amount of magnetic field must be there. अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रेजेंस रहता है, उसके बाद ही हम आउटपुट पे रोटेशन जो है, मोशन जो है और रोटेशन जो है, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम रोटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। So these are the two, that is the inputs, we also call it as causes, and as a result what we are obtaining, उसको हम बोलते हैं results. Now just remember what कि हमने पहले क्या स्टडी किया था इन क्लास 11th और 12th में। मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर्स है, मैंने एक्सट्रापोलेट किया है, मतलब दिखा रहे हैं ऐसे। करंट मींस I, magnetic field, okay, field means F, rotation means rotation is provided due to torque, that means E. This I stands for middle finger, this F stands for forefinger, this T stands for thumb. Now they have a sequence. What that sequence is, if current is flowing through any conductor and it is placed in a magnetic field in a perpendicular direction, in a 90-degree direction, as a result of it we are obtaining rotation, as a result of it we are obtaining torque, as a result of it the motor starts to rotate. इसकी वजह से हमारा जो रोटेशन है वो पॉसिबल होता है, हमारा जो टॉर्क है वो हम पा सकते हैं एट द आउटपुट। सो यहाँ पे देखिए, जनरली हम जब छोटे थे तब क्या करते थे, इन तीन चीजों को मिक्स कर देते थे। क्यों मिक्स हो जाता था? Because of we do not have the idea of what is input, that is what is cause, and what is output, that is what is result or what is the effect. Similarly, you can also observe the same point. You can also observe the same point. आप वो भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं देखिए। मान लीजिए जनरेटर में what is the input? In generator also, you need to give some motion. That means some torque is required. Some torque is required. You need to have some magnetic field. जनरेटर पे प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर में पहले से होना चाहिए। इसके बारे में मैं बाद के क्लास में डिस्कस करूंगा, बाद के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। So we need some magnetic field. We need some magnetic field. FIELD, magnetic field. And as a result of it, we are getting an output. As a result of it, we are getting an output. That is my electrical energy, that is supply, that is current. Or I. Now, how can we explain it? छोटे टाइम पे हम क्या करते थे, मान लो हमने 3 फिंगर्स पे ऐसे दिखाया। In this case, the torque, if the torque or the motion of the conductor is in this direction, along the thumb direction, and if the magnetic field is along the direction of the forefinger, then the current will flow through the middle finger, right? So the sequences is such. Most of the cases क्या होता है, जब भी किसी को एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे तो वो ये 3 पैरामीटर में किसको पहले बोलना है, किसको बाद में बोलना है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। This is the cause,
CAUSE cause and this is the effect, right? So ये जो cause effect relationship है, अगर हमको ये cause effect relationship समझ में आ गया तो हमको ये Fleming's left hand rule and right hand rule will also हमको समझ में आ जाएगा. So this is the first and basic thing, first and foremost the basic thing we need to know. Okay. So coming to the next part, देखिए अभी दूसरा जो पॉइंट है वो किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. दैट इज दूसरा जो पॉइंट है वो है लॉसेस. सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉसेस? मान लो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एईजेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एईजेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है. तो आप बहुत टाइम से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई आउटकम नहीं आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन अगर उस सब्जेक्ट का परसिस्टेंट रहे, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ट्राई किए, उसके बाद क्या होता है, वो सब्जेक्ट उनको समझ में आने लग जाता है. पूरा करके पूरा इंफॉर्मेशन हर एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा करके इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होते रहता है. तो लॉसेस का मेरा जो वे ऑफ सीइंग है, मान लो कोई भी जनरेटर है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरेटर? जनरेटर का पर्पस क्या होता है? टू प्रोड्यूस, इफ यू गिव सम मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल एनर्जी, इफ यू गिव सम इनपुट, देन वी विल गेट सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज आउटपुट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज आउटपुट विल गेट. सो इससे क्या पता चलता है? ये तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया. जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी मैंने इनपुट दिया, उसके वजह से मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट पे हैव रिसीव्ड. बट देयर इज वन सिंपल पॉइंट मिसिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉस. Whatever the mechanical energy you are giving as input to the generator, there will be some amount of losses. After that, we will get our desired electrical output. मान लो अभी तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, so you are at the stage of input. After sacrificing your time, after sacrificing your all other separate activities and working on only studies, that means you are attaining some amount of losses. जो तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं अभी, वो तुम अभी नहीं कर रहे हो. So you are incurring some amount of losses in terms of enjoyment. उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? Electrical energy. That means your selection. That means your selection. इसी बिहाफ पे और एक टॉपिक है, मैं इसी में थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता हूँ. Define resistance. What is resistance? If I tell you what is resistance, most of you people will say that resistance is something which provides a barrier to the flow of current, right? I tell this simple thing in a different way. If we do not have resistance, अगर हमारे पास कोई resistance नहीं है, we will not be able to transform. For every transformation, we need resistance. इस जनरेटर में अगर कुछ रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा. हाँ, रेजिस्टेंस के वजह से लॉस जरूर होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के वजह से ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है. यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो इसके वजह से, इसके थ्रू मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जो भी रेजिस्टेंस अभी आपके लाइफ में आ रहा है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इट विल अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म यू. It will ultimately lead you to a better situation. It will ultimately lead you to a better condition. So resistance is not something that which only blocks the flow of current. जो सिर्फ करंट के फ्लो को ही ब्लॉक नहीं करता है. It allows the system to transform. रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारा जो सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है. ठीक है. So this is the second part. Now coming to the third part. What is the third part? Third part is जो तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम उसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्वेशन. बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्वेशन और द बेसिक इक्वेशन.
ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के एक साइड में हमारा रहेगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट एनर्जी और मैकेनिकल इक्विवेलेंट पावर, और दूसरे साइड में रहेगा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पावर. सो दैट इक्वेशन इज EBIA is equal to torque into omega. Now you can see, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेशन के एक साइड में है, दोनों ही जो पैरामीटर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, और जो दो पैरामीटर्स राइट साइड में हैं वो दो ही मैकेनिकल पैरामीटर्स हैं. If you take this in simple way, suppose I have a motor, suppose मैं यहाँ पे as an example एक DC सीरीज मोटर ले लेता हूँ. Suppose this is a DC सीरीज मोटर. Suppose this is a DC सीरीज मोटर. So अगर यहाँ पे आपने कुछ सप्लाई दे दिया, so there will be some amount of current going through this, and this current we always call it as armature current. In this we have some resistance and there is a voltage. This resistance is nothing but our RA and this is nothing but our EB. Now, what is the input to the system? The input to the system is IA into EB. That is in the motor itself. I am neglecting this portion. That is the winding portion I am neglecting. Now, as a result of this input, that is EB and IA, what we are getting? What we are getting, as it is a motor, I am supposedly connecting. यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ. सपोज कुछ शैफ्ट के थ्रू कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ प्राइम मूवर कुछ किसी चीज को, शैफ्ट को मैं मूव करवाना चाहता हूँ. तो जो शैफ्ट मूव कर रहा है उसका कुछ टॉर्क रहेगा, उसके ऊपर कुछ फोर्स रहेगा, एंड उसकी वजह से कुछ उसमें स्पीड भी जनरेट होगा. Now what is torque? Now if you can explain what is torque. Torque is nothing but what we call it as torque. Torque is force under rotation. Force under rotation. Whenever मान लो कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, तो मूव करने के टाइम पे उसके ऊपर जो फोर्स इंपैक्ट होता है वो, और जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क. ठीक है. और ओमेगा we all know, omega is the angular velocity. Is the angular velocity. Angular velocity. This is the angular velocity. So it can also be written like this: 2 pi into capital N divided by 60, or we can write it as 2 pi into small n, where capital N is the speed in, RPM, और ये small n क्या हो गया? Small n is the speed in RPS, right? So these are the two points regarding omega and this thing. Now what is EB is? EB is the back EMF. What is EB? EB is also called as the back EMF. And what is this IA? What is this IA? IA is the armature current. We also call it as armature current. Now if you talk about back EMF, what is back EMF? तो देखिए बैक EMF क्या होता है. मान लो ये आर्मेचर सिंपली क्या है? एक वाइंडिंग है. कोई भी एक कॉइल है. मान लो किसी भी कॉइल में मैंने एक सप्लाई दिया, मान लो एसी सप्लाई दी. किसी भी एक कॉइल में एक स्विच की वजह से स्विच के थ्रू एक एसी सप्लाई दे दी. तो एसी सप्लाई देने के साथ ही व्हाट विल हैपन, वी नीड टू नो. हमको समझ में आना चाहिए कि उसके बाद क्या होगा. और एक सिंगल स्टेटमेंट हमको याद रखना है रिगार्डिंग इंडक्टर. द सिंपल सिंगल स्टेटमेंट इज inductor does not allow sudden changes in current. ये स्टेटमेंट हमको थोड़ा ख्याल रखना होगा. दैट इज इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंजेस इन करंट. इसका मतलब क्या है? मान लो अभी स्विच ऑन नहीं है, इसका मतलब अभी इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो है 0, राइट? अभी अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्या होगा? वी नो इंडक्टर कैन बी, अगर इसको जब भी मैं क्लोज करूंगा इसके अंदर से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, एंड दैट करंट फ्लो विल बी ह्यूज. नाउ जब भी इसमें करंट फ्लो होना चालू होगा, so there is a change in current. Now this I has become somewhat say 2 ampere, 3 ampere, whatever it may be. Say I1 the value it has reached. So यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? पहले करंट था 0, अभी बना I1,
लेकिन मेरा जो मूल पॉइंट है, दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ इंडक्टर, व्हाट वी नो दैट इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। तो अभी जो ये सडन आपने 0 से I1 कर दिया, उस चेंज को तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो टू डज नॉट अलाउ दिस चेंज इन करंट, व्हाट इट विल डू, it will tell this source, in a way it will tell this source you have to reduce that current। मान लो ऐसे बोल रहा है इसको कि आपको आपका जो सोर्स है आपको कम करना होगा, लेकिन जनरली क्या है, सोर्स तो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट है। ये तो बोलेगा कि तुम एक लोड हो, वैसे तो नहीं चलेगा, मैं जैसे बोलूंगा मैं वैसे ही सप्लाई करता रहूंगा। तो इफ यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, तब क्या होगा, इंडक्टर टू ब्लॉक दिस एक्सेसिव करंट will induce a voltage, it will induce a voltage opposite to the polarity of the supply voltage। मान लो किसी की सप्लाई, इसका पोलैरिटी किसी एक इंस्टेंट में मैं ऊपर में पॉजिटिव ले लेता हूं और नीचे में नेगेटिव ले लेता हूं। अगर यह पोलैरिटी रहा तो इंडक्टर टू ब्लॉक दिस करंट इट विल इंड्यूस सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज हियर टू अपोज द फ्लो ऑफ current। This voltage, that is induced voltage, we call it as back EMF in the case of a DC motor। In the case of a DC motor, we call it as a back EMF। Now, to explain it in a different way, मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, कोई भी एक DC सोर्स मैं ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का मैंने सोर्स लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक मान लो 2 ओम का मैंने रेजिस्टेंस लिया। So what will be the current flow? We all know this will be a 5 ampere current flow through this। Now अभी इशू क्या है, मैं चाहता हूं इस रेजिस्टेंस को मैं सेम रखूं, इस करंट फ्लो को भी मैं सेम रखूं, ठीक है, और इस वोल्टेज जो है, इस वोल्टेज को मैं इंक्रीज करूं। मान लो इस वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, 10 से 20 वोल्ट मैंने कर दिया, so there is a 10 वोल्ट इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड है, करंट भी फिक्स है, लेकिन मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया। तो इस सिचुएशन को हाउ टू टैकल इन दिस सर्किट, इसको बाय केवीएल अगर सॉल्व करने जाएंगे और इस मेथड को अगर हम एडजस्ट करने जाएंगे, इट विल अल्टीमेटली मीन एडिंग अ वोल्टेज सोर्स हियर ऑफ दिस पोलैरिटी ऑफ से 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, लोड भी सेम रहा, करंट भी सेम रहा, मैंने वोल्टेज को दुगना कर दिया, उसका इफेक्ट भी नलिफाई हो गया। कैसे हो गया, बाय एडिंग अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द सर्किट। तो इसी जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि मैंने करंट को चेंज होने नहीं दिया, रेजिस्टेंस पहले की तरह पहले ही रहेगा। उसका मतलब क्या है, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ऐड होगा। सो वी कैन ट्रीट दिस एज अ वोल्टेज सोर्स, इंड्यूस्ड वोल्टेज सोर्स, राइट, जो इसका जो सप्लाई है उसको ब्लॉक कर रहा है। देखो 10 वोल्ट से 20 वोल्ट हो गया, तो इस एक्स्ट्रा 10 वोल्ट को ब्लॉक कर रहा है। मैंने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कंसीडर कर लिया, जो वोल्टेज सोर्स इसको अल्टीमेटली ब्लॉक कर रहा है। This blocking voltage or this voltage is ultimately called as the back, right? So this is the third most important point or third most important equation for the basic electrical component। So EDI equal to cos to omega। The similar thing we can write it also for generator as well। generator केस में भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको in that case we will write EDI। Okay, in the case of generator we can also write it in this EDI diagram। So these are the three basic points we have to keep in mind। First is what is Lewis-Bertrand rule, now what is the losses associated with any machine, third is the basic electrical equation, and another fourth point is missing, fourth and final point, that is the Fleming, that is the Faraday's law of electromagnetic induction, that is the Faraday's laws of electromagnetic induction। So ये जो लॉ है, इसका सेकेंड लॉ हमको जरूरत है।
that is nothing but E is equal to E is proportional to d psi by dt. E is proportional to d psi by dt. That is the second law. Now इसके ऊपर अगर हम लेंजेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं? E is equal to माइनस साइन ऐड हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ. मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, अभी रुक जाओ. फिर d phi by dt. Now let me explain. What is psi? Psi is the flux linkage. Psi is the flux linkage. Now what is flux linkage? Suppose यहाँ पे मेरा एक कॉइल है, ठीक है. इस कॉइल में मैंने क्या किया, कुछ सप्लाई दे दिया. मान लो एक डीसी सप्लाई पकड़ लो. पहले एक डीसी सप्लाई पकड़ लो. अगर मैंने इसके ऊपर डीसी सप्लाई दे दिया मोमेंटरीली, तो क्या होगा? इसके अंदर से कुछ फ्लक्स निकलेगा, ऐसे कुछ फ्लक्स तो आएगा. तो दूसरा एक कोई फ्लक्स में कॉइल मैंने यहां पर रख दिया. तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक कॉइल से एक ही फ्लक्स निकलेगा. देयर इज मेनी नंबर ऑफ फ्लक्सेस, मेनी नंबर ऑफ लाइंस. ऐसे तो बहुत सारे लाइन निकलेंगे ऐसे, और जिसका एक डायरेक्शन भी होगा, जो एक दूसरे के साथ कभी कोलैब नहीं होंगे. दैट इज वी कॉल इट एज फ्लक्स लाइंस. फ्लक्स लाइंस कौन से होंगे? द नंबर ऑफ लाइंस दैट आर कमिंग आउट, दैट इज वी कॉल इट एज फ्लक्स. राइट. तो इसमें से देख सकते हो कि कुछ नंबर ऑफ फ्लक्सेस विल बी लिंकिंग विद द सेकंड कॉइल and some number of fluxes will not be linking with the second. Now flux linkage means, suppose this is coil 1 and this is coil 2. The number of fluxes which are linking the second coil, that is what we call it as a flux linkage. जो भी यहाँ पे फ्लक्स है उसका दो कंपोनेंट है. टोटल फ्लक्स को अगर हम बोलेंगे phi 1, उसका एक कंपोनेंट है phi 11 और एक कंपोनेंट है phi 12. This phi 12 is the mutual flux linking the second coil, and phi 11 is the self flux. Now what is flux linkage? Flux linkage is nothing but that component of flux which is linking the secondary coil, not the total one. We also call it as n phi. N is the number of turns and F is the total amount of turns. Now you can explain this in this way. Now this if we put psi is equal to n phi, psi equal to n phi अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या निकलेगा? E is equal to n d phi dt. Now the thing that is, यहाँ पे आप समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर यहाँ पे ये जो माइनस साइन कहाँ से आ गया? आपने बोला कि माइनस साइन मैंने यूज किया लेंजेस लॉ के लिए. देखो यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल का जो सप्लाई वोल्टेज का पोलैरिटी है, उसका ठीक ऑपोजिट पोलैरिटी में आप यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है. ये जो इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है? ये इंड्यूस्ड वोल्टेज का इक्वेशन है. दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज इक्वेशन विल ऑलवेज हैव अ माइनस साइन बिकॉज़ इट इज ऑलवेज अपोजिंग द सोर्स. यहाँ पे जो भी सोर्स रहेगा उसके अपोजिशन में ये वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा. सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस माइनस साइन. ओके, सो एज पर लेंजेस लॉ, दिस इज माय लेंज लॉ एंड दिस इज माय फैराडेज लॉ ऑफ सेकंड लॉ. फैराडेज सेकंड लॉ, राइट. सो ये चार चीजें हैं. ये चार चीजें हमको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दीस आर द वेरी बेसिक्स. उसके बाद व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ लॉसेस, हाउ अ लॉस हेल्प्स अस इन ट्रांसफॉर्मेशन. हमारे लाइफ में भी कैसे वो हमको हेल्प करता है. अगर लॉसेस नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा. तीसरी बात है जो जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि व्हाटएवर द मैकेनिकल पावर इज देयर ऑन द इनपुट साइड एंड व्हाटएवर द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द आउटपुट साइड. फोर्थ जो इक्वेशन है दैट इज द Faraday's laws of electromagnetic induction. These are the four basic things we must know before going into our topic of electrical machines. Now let me dive into some important questions. First important question is, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, why magnetic field is preferred for electrical machines for energy conversion. किसी के मन में ये क्वेश्चन सवाल आ सकता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्यों हम चूज करें, why not इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड भी चूज कर सकते हैं. देखिए मैग्नेटिक फील्ड में एक पैरामीटर हम जिसको डिफाइन करते हैं एज परमेबिलिटी म्यू. व्हाट इज दिस परमेबिलिटी?
permeability indicates how much amount of energy, how much amount of electrical energy can be stored in that material in the form of magnetic energy. Permeability indicates the amount of electrical energy can be stored in the form of magnetic energy in the material itself. अगर आप म्यू का जो वैल्यू है वो अगर देखोगे 4 पाई into 10 to the power minus 7 हेनरी पर मीटर, ऐसा कुछ रहता है उसका वैल्यू. अगर आप देखोगे तो म्यू का वैल्यू जो है वो ऐसा कुछ रहेगा 4 पाई into 10 to the power minus 7 हेनरी पर मीटर. इसी कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सिमिलर एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी और एप्सिलॉन. अगर आप एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू है अंडर एयर अगर वैल्यू अगर आप उसको निकालोगे तो वो क्या आएगा, ये भी म्यू 0 है, म्यू 0 का वैल्यू है, दैट मींस एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू है, और वो वहां पे जो मैं लिख रहा हूं वो भी हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू है, दैट इज 8.854 into 10 to the power minus 12 फैराड पर मीटर. आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, similarly this permeability, I'll also explain one or two points. This absolute permeability and absolute permittivity are the two similar properties, one for magnetic field and another for electric field. Now what is permittivity? Let me explain. ये permittivity क्या है? मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं स्टोर कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डिसाइडेड अपॉन व्हाट इज द परमिटिविटी वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. वहां पे अंदर में कुछ ना कुछ तो डाइलेक्ट्रिक रहेगा, तो डाइलेक्ट्रिक में व्हाट इज द परमिटिविटी वैल्यू, दैट विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कैन स्टोर इन दैट, राइट. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहां पे 10 टू द पावर -7 है और यहाँ पे 10 to the power -5 है. In terms of energy density, if you can compare, इसमें energy density बहुत ज़्यादा है. As compared to this, इसमें energy density बहुत कम है. So the point is, magnetic field can store more amount of energy in a certain space. As compared to an electric field, it will need a larger space to store the same amount of energy. तो मेरे बोलने का जो point ये है, अगर आप एक सिंपल साइज कंसीडर करोगे, इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पुश कर रहे हो स्टोर करने के लिए, द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी मच लेसर एज कंपेयर्ड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ साइज. सो दैट इज व्हाई द एनर्जी डेंसिटी पॉइंट कम्स इनटू प्ले, राइट. ड्यू टू हाई वैल्यूज ऑफ अचीव्ड फ्लक्स डेंसिटीज, or as we can achieve high values of flux density, that means we can achieve greater amount of B. We can achieve greater amount of B. That is the reason why. Okay, that is the reason why we can get the higher amount of energy storage. And then B ultimately depends upon B is equal to nothing but mu into H. Mu is equal to mu 0 into mu R. For air medium, we are considering mu1 to be 1 and mu0 is having this value. Similarly, in case of electrical field, we can write it as E is equal to epsilon into E. D is the electrical flux density. Epsilon is the permittivity and D is the electric field intensity. Now, from these two equations, ये दो equation तुमको समझने में help करेगा कि in which of the two mediums we can use where greater amount of energy can be pushed in, जिसमें हम greater amount of energy को push कर सकते हैं. So this is the second point is, second equation जो है जो बहुत ही important है, देखो मैंने क्या लिखा है, in how many ways flux linkages can be possible or in how many ways EMF generation is possible. कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू मैं flux linkages करवा सकता हूँ, या फिर in how many ways EMF generation is possible. So there are mainly three ways we can do it. यहाँ पे देखो मैंने एक पॉइंट आउट किया है, हमारा जो फ्लक्स रहेगा, we can either make the flux stationary and the conductor rotating, right? So this thing we are doing it in our DC machines. Suppose यहाँ पे DC machine में क्या होता है, यहाँ पे दो फील्ड रहेगा, फील्ड फिक्स्ड रहेगा और कंडक्टर को हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर के थ्रू घुमाएंगे.
तो उसके वजह से हमको क्या मिलेगा, बाहर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। सो दिस इज वन वे वी कैन आल्सो प्रोड्यूस द ईएमएफ, ठीक है। सेकंड थिंग इज द फ्लक्स इज रोटेटिंग एंड द कंडक्टर इज स्टेशनरी। फ्लक्स मूव कर रहा है और कंडक्टर स्टेशनरी है। कैसे, कौन सा एग्जांपल है? मान लो कोई एसी मशीन, एसी जनरेटर पकड़ लो, उसके अंदर मैं पकड़ लेता हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया है, एजेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके वजह से कुछ तो आपको आइडिया रहेगा इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। तो इन एसी मशीन क्या होता है, एसी मशीन में फ्लक्स रोटेट करते रहता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसके आउटर में जो कंडक्टर है वो कंडक्टर स्टेशनरी रहता है। इसका मतलब फ्लक्स हो गया रोटेटिंग और फील्ड हमारा हो गया स्टेशनरी। तो इसके वजह से मैं क्या कर सकता हूं, इन एसी मशीन आल्सो वी कैन प्रोड्यूस पावर, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। And the third thing is both of them are stationary. The field is also stationary and the conductor is also stationary. Right? By stationary here we mean the flux is pulsating in nature. By stationary we mean is suppose यहाँ पे मैंने एक सप्लाई दे दिया, यहाँ पे एक मैंने ट्रांसफार्मर कंसीडर किया है, इसके इनपुट पे मैंने एसी सप्लाई दिया है। तो एसी सप्लाई जैसे ही दिया उसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप होगा। पहले फ्लक्स सेटअप होगा कि पहले E1 आए? पहले अगर मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग E1 will happen, some induced voltage will be there, and after that there will be a flux setup due to current flow. There will be a flux setup. That flux as it is changing, how it is changing? Because the AC supply is continuously changing. As AC supply is continuously changing, the flux is continuously changing like this. It is not rotating, it is changing, or it is, you can say, pulsating or moving, you can say that, but it is not rotating. Similarly AC machine में क्या होता है, ये total 360 डिग्री का राउंड ले रहा है, यहाँ पे राउंड नहीं ले रहा है। ऐसे अगर इसी पोलैरिटी में ये कॉइल का मान लो ऊपर में नॉर्थ पोल है, ये यहाँ नीचे पे साउथ पोल है, दूसरे ही सेकंड में क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। अगर उल्टा हो गया तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। तो ऐसे ये कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। सो यू कैन कंसीडर इट एज स्टेशनरी और यू कैन से इट एज पल्सेटिंग और समथिंग लाइक दैट। सो द थिंग इज, फर्स्ट जो थिंग है जिसमें हमने क्या किया, फ्लक्स को स्टेशनरी बनाया, कंडक्टर को रोटेटिंग बनाया, ठीक है। जहां-जहां पे मूविंग पार्ट्स एसोसिएटेड है, उसके बाद हमने क्या किया, फ्लक्स को रोटेटिंग कर दिया, कंडक्टर को स्टेशनरी कर दिया, कोई भी एक पैरामीटर को हमने रोटेटिंग कर दिया। उसको मैं बताऊंगा डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल के, उसको मैं क्या बोलूंगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जहां पे देयर इज नो मोशन और नो रोटेशन एसोसिएटेड, जहां पे कुछ रोटेशन नहीं है, जैसे फ्लक्स के अंदर यहां पे कोई रोटेशन नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इस जगह पे मैं इसको बोलूंगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ में कौन सा पार्ट हो गया, सप्लाई देने की वजह से कॉइल 1 में E1 इंड्यूस हुआ, उसके बाद फ्लक्स सेटअप हुआ, उसके बाद E2 इंड्यूस्ड हुआ। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वहां पे कुछ रोटेशन नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको बोलूंगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जहां-जहां पे रोटेशन एसोसिएटेड था, जैसे डीसी मशीन हो गया, जैसे एसी मशीन हो गया, यहाँ पे रोटेशन एसोसिएटेड था, उसमें हम उसको बोलेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड। सो दीज आर द और अनदर टू फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आपको पता होना चाहिए मशीन पढ़ने के टाइम पे, कि why magnetic field we are using, what is the basic reason of magnetic field, and in how many ways we can generate EMF. EMF कौन-कौन से उपाय में मैं जनरेट कर सकता हूं। दो टर्म्स है, स्टैटिकली एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड। Now coming to a simple single topic जिसको हम क्या बोलते हैं, how this EMF is generated। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है मैंने, ठीक है, इसके बाद एक फिगर भी है। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ डिस्क्रिप्शन है, जिसके बेसिस पे तुमको I'll try to make you understand। मान लो यहाँ पे एक ये जो फिगर पे जो मैंने दिखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये फिक्स दो पोल्स है। यहाँ पे जो येलो कलर में जो मार्क हुआ है, ये हमारा आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के अंदर यहाँ पे जो क्रॉस मार्क किया है, that indicates the conductor is going into the paper and the dot is coming out of the paper. So this actually indicates a conductor. So this is actually indicating a conductor.
यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये टोटल जो पोजीशंस है यहाँ इसको मैंने ये 8 टोटल डिविजन्स में भाग किया है, ठीक है। फर्स्ट दिस पोजीशन इज पोजीशन नंबर 1, ऐसा करते करते मैंने टोटल डिविजन्स ऐसे मार्क किए हैं। और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमारा जो साइन वेव है, साइन वेव जो भी जनरेशन होगा इस कंडक्टर में, उसको भी मैंने ऐसे प्लॉट किया। तो इसके थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके थ्रू हम एक बेसिक फंडामेंटल थिंग अचीव करना चाहते हैं, दैट इज देयर आर सर्टेन पोजीशंस लाइक दिस पोजीशन नंबर 1 and there is one other position, that is position number 3. If we can understand the condition of position 1 and position 3, we will be able to understand all of them, right? In position number 1, if you can see here, the change in flux is low. As the change in flux is low, or the change in flux, I should say change in flux linkage is low, that is d psi is low, that means the EMF induced in this point is low. इससे सर आप क्या समझाना चाहते हो, इससे मैं जो समझाना चाहता हूं, मान लो ऐसे मैंने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया, यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करवाऊंगा और अगर दाएं और बाएं कैसे भी होगा, तो एक पोजीशन 1 से 2 की तरफ और 1 से 8 की तरफ थोड़ा सा भी अगर मैं डिफ्लेक्ट करवाऊंगा, उसके वजह से जो चेंज रहेगा इन फ्लक्स, जो चेंज रहेगा इन फ्लक्स लिंकेज, दैट इज वेरी लो। That means that d psi is close to 0. Very little flux linkage difference will be there. If the flux linkage difference is low, then d psi dt will also be low. That means in this position, the flux linkage is, the d psi by dt ratio is low. That means the voltage induced is also low. We all know that from this, from our earlier discussion, we know, मुझको पता है कि Faraday's laws of electromagnetic induction से that E is proportional to d psi by dt. So in that case, यहाँ से मैं इसके बारे में हमको पता चल जाएगा, right? अगर मैं पोजीशन 3 में आ जाता हूँ, पोजीशन 3 में क्या होगा, पोजीशन 3 में ये फ्लैट हो गया है। पोजीशन 1 में ये ऐसे खड़ा हुआ था, मेरे हाथ का ऐसे कंडक्टर मान लो ऐसे खड़ा हुआ था। अभी क्या हुआ, मैंने इसको सुला दिया। सुला देने के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन करूंगा, तो ओवरऑल जो कंडक्टर रहेगा उसमें जो फ्लक्स का डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, d psi will be maximum. If d psi is maximum, then d psi by dt will also have a maximum value. That means at point 3, if you can observe, इसमें maximum voltage will be induced. First case is at point 1, like this the conductors are placed. ऐसे कंडक्टर रहेगा, ऐसे कंडक्टर रहेगा, ऐसे सीधा कंडक्टर रहेगा। थोड़ा सा हिलाया, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। अगर ऐसे रहेगा, थोड़ा सा भी हिलाया तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। कैसे, इसको हम कैसे पता कर पाएंगे? एक अगर प्लेट में ले लेता हूं, मान लो ये प्लेट है, ऐसे पकड़ लो, थोड़ा सा अगर हिलाया तो बाएं तरफ से दाएं तरफ फ्लक्स आ रहा है, उसका डिफ्लेक्शन बहुत कम रहेगा। अगर ऐसा कर लेता हूं, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन कर लेता हूं, तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। So one is d psi is minimum at point 1, another is d psi is maximum at point 3. So you can see this. So from 1 to 3, maximum at point 1 there is minimum voltage, and at point 5 and 3 there is maximum voltage, right? Similarly, अगर ये पूरा कॉइल अगर घूम के यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे क्रॉस हो गया, ऊपर डॉट चला गया, तो क्या होगा? यहाँ पे 3 पोजीशन है तो यहाँ पे 5 पोजीशन आ जाएगा, ऐसे ही वो रोटेट करता रहेगा। उसके बाद अगर ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर पोजीशन अगर 7 में चला गया, तो डॉट कहां पे आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम में आ गया। अगर पूरा उल्टा हो गया, डॉट पहुंच गया 1 पे और क्रॉस पहुंच गया 5 पे, तो क्या होगा? अपना 8 पॉइंट आ जाएगा, 8 पॉइंट आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट माय फर्स्ट पॉइंट। सो इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व, जब ये कंडक्टर ये फील्ड के अंदर रोटेट होता रहता है, वैसे ही उसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ वोल्टेज भी वैरी करते रहता है, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से जैसे मैग्नेटिक फील्ड में मैंने उसको प्लेस किया है, उसी हिसाब से उसका जो वोल्टेज है, अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, वो वैरी करता रहता है। उसी को मैंने यहाँ पे कहां पे मैक्सिमम कहते हैं, कहां पे मिनिमम है, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन फुली रियलाइज कि हाउ inside the conductor the voltage is getting changed,
और द वोल्टेज इज गेटिंग अ साइनोसॉइडल वेव शेप। अगर 1 से 2 में आओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा 3 में। वैसे ही 4 में थोड़ा सा और दूसरे डायरेक्शन में थोड़ा सा और रहेगा। ऐसे आप टोटल आइडिया कर सकते हो कि कैसे वो हमारा जो साइन वेव है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द हाउ जनरेशन इज हैपनिंग। और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा एक और डिटेल डिस्कशन मैंने दिया है, जिसमें थोड़ा सा डायग्राम भी मैंने बनाया है हर एक के लिए। जैसे मान लो ये है सेकंड पोजीशन, राइट, दिस इज द सेकंड पोजीशन। यहाँ पे क्या है, ऐसे है कंडक्टर, ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ पोजीशन, ये है फिफ्थ पोजीशन। ऐसा करके पूरा जो एक फर्स्ट हाफ साइकिल है, पूरा फर्स्ट हाफ साइकिल हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, dψ by dt, dψ कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। दैट इज dψ मतलब चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लक्स लिंकेज, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पे इमेज है, ठीक है, जो इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे ये मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है। हमने पहले ही क्लासेस में ये शायद ओ स्टेट के बारे में पढ़ा होगा। ओ स्टेट सर ने क्या किया था, इसमें उन्होंने हमको बोला था कि डिस्क्राइब किया था कि अगर एक कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा तो क्या होगा, उसके बाजू में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। उसी का एक डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे एक खूबसूरत से डायग्राम से देने के लिए कोशिश किया। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है डीसी कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखो, अगर कंस्ट्रक्शन वाइज मैं जाऊंगा, डीसी मशीन में दो पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज द, यू कैन सी आर्मेचर, second part is the magnetic field system. These are the four fields, magnetic fields, magnets they are shown. There is the magnetic field system for the poles, magnetic field system, and third part is the commutator and brush gear, commutator and brush gear, commutator and brush gear. इसमें जो जो पार्ट दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। ये जो अंदर में जो हिस्सा दिख रहा है ये है हमारा आर्मेचर पोर्शन। आर्मेचर के ऊपर में ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये हमारा कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के अंदर में यह जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये हमारा शैफ्ट है, और शैफ्ट के ऊपर जो टीप पोर्शन है वो दिख रहा है। इसके बाद में बहुत सारा डिटेल इमेजेस है। उस डिटेल इमेज के थ्रू मैं ये टोटल जो चीज है आपके सामने पूरा का पूरा खोल के रख दूंगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा वो आपको दिख जाएगा। ये जो कंडक्टर का स्लॉट है, यहाँ पे हमारा जो 4 पोल है, और यहाँ पे बाहर बाहर में हमारा जो फ्रेम और यॉक सेपरेट है। ठीक है, so these are the basic three portions. One is an armature, this is my armature portion, another is the field system, ये जो field हो गया, उसके बाद हो गया commutator and brush gear, ये हमारा commutator पोर्शन है, commutator के ऊपर हमारा ब्रश। तो देखो यहाँ पे एक और मूविंग इमेज है, जिस मूविंग इमेज के थ्रू मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा शैफ्ट के ऊपर ये जो ब्रश है, ब्रश दिख रहा है, ये जो ब्रश है ब्रश दिख रहा है ऊपर से, और इसके ऊपर देखो स्टेटर फील्ड जो है, स्टेटर फील्ड भी हमारा यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और इमेज है। ये जो इमेज है इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो ये है, हमारा जो ऊपर वाला जो स्टेटर वाला पोर्शन है, ये जहाँ पे जो फील्ड हमने जो लगाया हुआ है, जहाँ पे फील्ड सेगमेंट लगाया हुआ है, वो एक्चुअली छोटा स्टैंपिंग्स के थ्रू लगाया जाता है। छोटा उसमें सेगमेंट्स रहता है, और सब सेगमेंट्स को एक साथ करके उसके बाद हम उसको एक फील्ड सिस्टम डिजाइन करते हैं। उसी का जो आउटलुक है, उसी अरेंजमेंट को हम इस फिगर से समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारा यहाँ पे 3 मेन पार्ट्स है, फील्ड सिस्टम है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है। चलिए एक-एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट इज फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम में 3 पार्ट है। मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम के अंदर हमारा मेन पोल्स है और इंटर पोल्स है। मतलब अगर मैं इस फिगर में लौट जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे इस फिगर में अगर
पहले वाले फिगर में अगर मैं चला जाऊंगा तो ये हो गया मेरा मेन पोल, दिस इज माय मेन पोल सेगमेंट, राइट, दिस इज माय मेन पोल सेगमेंट। ये हो गया मेरा इंटर पोल वाला सेगमेंट और ये हो गया मेरा बाहर वाला फ्रेम, ठीक है। ये जो चार चीजें, ये जो तीन चीजें हैं, these three things are part of my फील्ड सिस्टम। और इसी फील्ड सिस्टम को मैंने ये जो फिगर है खोल के उसको दिखाने की कोशिश किया है कैसे ये काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें याद रखना है कि नॉलेज के आसपास, नॉलेज के अलावा हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेशन है, हम एजेई का एग्जाम दे रहे हैं तो उसी हिसाब से हमको कंटेंट भी वैसा ही बनाना होगा। मेन पोल के बारे में जो पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्रेम और योर, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मेन पोल, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर इंटर पोल। ऑल दीज डेटा पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन योर वर्कनोट। जो भी आपका नोट रहेगा उसमें जरूर से इस सबको लिख के रखना। जैसे क्या है, फ्रेम जो है वो कास्ट स्टील का बना हुआ रहता है, मेन पोल जो है वो शीट स्टील से बना हुआ है, जैसे हमने देखा है वो एक के बाद एक जो शीट्स है उसको हम क्लब कर रहे हैं, उसके बाद टोटल जो शीट है वो टोटल जो पोल है वो बन रहा है। और इंटर पोल को बनाते हैं लो कार्बन स्टील से, ठीक है। इंटर पोल जो है जो बीच में था उसको मैं लो कार्बन स्टील से बनाता हूं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो मेन पार्ट है वो है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर में दो पार्ट है, एक है आर्मेचर कोर विद स्लॉट जिसके अंदर हम इस हमारा जो वाइंडिंग है उसको प्लेस करेंगे। एक है स्लॉट पोर्शन, ऐसा जो स्लॉट वाला पोर्शन था जहां पे ऐसे स्लॉट्स पोर्शन बनाया हुआ था, ये जो टोटल पोर्शन है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर कोर विद स्लॉट, राइट। और इसके अंदर ये स्लॉट्स के अंदर क्या बैठाएंगे, वाइंडिंग बटन बैठाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया आर्मेचर कोर विद स्लॉट और इसके ऊपर हम बैठाएंगे वाइंडिंग। वाइंडिंग कहां पे बैठा है, ये जो वाइंडिंग वाला स्लॉट है, स्लॉट के अंदर हम वाइंडिंग बैठाएंगे। बहुत सारे उपाय में वाइंडिंग बैठा सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी यूज इन आर्मेचर जनरली? ये जो लो लॉस सिलिकॉन स्टील रहता है, लो लॉस सिलिकॉन स्टील को हम एज ए आर्मेचर मटेरियल यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू पोल्स, अभी पोल में थोड़ा डिटेल में घुसते हैं इसके अंदर। देखो ये जो पोल का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जनरली हमारा जो भी फिगर हम देखते हैं वो 2D में होता है। अगर आप 3D में इसको देखोगे तो कैसे रहेगा, ये ऐसे स्ट्रेच रहेगा, पीछे की तरफ स्ट्रेच रहेगा। तो ये हो गया कोर लेंथ, ये हो गया कोर बॉडी और ये हो गया कोर आर्क। ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड। अगर आप गेट के एग्जाम पे दे रहे हो वहां पे इसी टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहेगा। अगर कोई पूछेगा सर यहाँ पे हमारा जो वाइंडिंग हो गया, वाइंडिंग कहाँ पे रहेगा, पोल का वाइंडिंग, पोल का वाइंडिंग अगर हम आपको पूछोगे तो इसी के ऊपर ऐसे 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 रहेगा, ऐसे ऐसे पोल का वाइंडिंग रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, यहाँ पे एक फिनिश वाला पोर्शन हो गया। तो ऐसे हमने ऐसे ये कर दिया, ओके। तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, बट यही वो पोर्शन है जहां पर हम वाइंडिंग को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है, यहाँ पे एक चीज दिया है, डिजाइन पैरामीटर दिया है, प्रोफाइल एंड चैम्फर्ड ऑफ पोल फेस। पोल का जो फेस है वो कभी भी पॉइंट ही नहीं रहता है, ऐसा पॉइंट ही नहीं रहेगा, ऐसा चैम्फर्ड किया हुआ रहेगा। इसका एक कारण है, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या हो सकता है? मान लो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग का मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे ऐसे दो पॉइंटी करके दो सरफेस ले लिया, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैप रहता है। अगर यहाँ से फ्लक्स लाइंस यहाँ से ऐसे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से बल्ज आउट हो जाएगा, यहाँ से ऐसे फ्लक्स जो है बल्ज आउट हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए अगर वो सरफेस थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा, मतलब थोड़ा सा स्क्वायर रहेगा, तो उसकी वजह से ये बल्जिंग आउट इफेक्ट जो होता है, जो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग होता है, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्रिंजिंग गेट रिड्यूस्ड। ऐसे करने से मैग्नेटिक फ्रिंजिंग ज्यादा होगा, इससे मैग्नेटिक फ्रिंजिंग रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो दीस आर सम पॉइंट्स। ये देखो पोल्स को हम कैसे अटैच करते हैं। ये एक छोटा सा सेगमेंट हो गया, लैमिनेशन हो गया, एक के बाद एक ऐसे हमने लगा दिया, वैसा पोल बना दिया। और ये ऊपर हमारा जो
पोल सिस्टम, जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर था, जो यॉक था, वो यॉक के साथ ही बोल्टेड हो गया, ठीक है। तो पोल ऐसे बोल्टेड होता है। जैसे देखो मैंने बताया जैसे कि कैसे ये जो फील्ड है, फील्ड के ऊपर हमने कैसे वाइंडिंग इसको लगाया हुआ है। ये वाइंडिंग तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, हम जनरली सीरीज फील्ड शंट फील्ड दोनों को ही लेते हैं। तो सीरीज और शंट का दोनों जो एक्सप्लेनेशन है ऐसे हम देख सकते हैं इसको। हम इसको देख के भी पता कर सकते हैं कि कौन सा शंट है कौन सा सीरीज है। जनरली इन सीरीज वाइंडिंग व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, बिकॉज़ आर्मेचर करंट ही पूरा का पूरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जाएगा। इसका मतलब क्या, उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, और जो शंट फील्ड रहेगा वो पैरेलल में रहेगा, उसके अगेंस्ट में टोटल वोल्टेज रहेगा, करंट के उसके हिसाब से उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा उसके हिसाब से वो करंट रहेगा। तो शंट फील्ड में जनरली करंट कम होता है, देखो उसके हिसाब से हमारा क्रॉस सेक्शन जो है कंडक्टर का वो कम है। सीरीज फील्ड में करंट ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शन इसके लिए ज्यादा है। दूसरे साइड से अगर बोलेंगे तो वोल्टेज इंसुलेशन के हिसाब से शंट फील्ड में वोल्टेज इंसुलेशन ज्यादा रहेगा, मतलब ऊपर में जो थिकनेस है उसका ज्यादा रहेगा। सीरीज फील्ड में थिकनेस और इंसुलेशन थिकनेस थोड़ा सा कम है, बिकॉज़ वहां पे वोल्टेज का कम होता है। यहाँ पे एक कनेक्शन दिखा हुआ है इंटरपोल का। इंटरपोल इज जनरली कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। इसी ये जो फिगर है, ये फिगर उसको सिग्निफाई करता है, हमको उसको याद में रखना होगा कि इंटरपोल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। ये देखो आर्मेचर का जो दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली इंटरपोल का काम क्या है, देखो ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, इसके बीच में तो बहुत सारा गैप है। ये जो गैप है इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक इम्बैलेंस। टू अवॉइड दैट इम्बैलेंस हम यहाँ पे एक्स्ट्रा दो पोल ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रोफाइल, वोल्टेज प्रोफाइल, करंट प्रोफाइल ये सब ठीक हो जाए और मैग्नेटिक जो फ्लक्स का जो प्रोफाइल है वो सब बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है। इसी वजह से हम ये ऐड करते हैं इंटरपोल। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरपोल जो है और ये कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग जो है। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग हम कहां पे बैठाते हैं, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग हम बैठाते हैं, ये फिगर अगर हम आपने एक बार देख लिया तो आपको जरूर पता लग जाएगा। ये हमारा हो गया मेन पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मेन पोल के जो फेस है, मेन पोल के फेस में हम कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग को लगाते हैं। मेन पोल के फेस में हमारा जो मेन फील्ड वाइंडिंग है ये इसके ऊपर है, ऐसे ऐसे मेन फील्ड वाइंडिंग है, और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग कहां पे है, यहां पे। सो दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ नॉर्थ पोल, प्लेसमेंट ऑफ कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। नाउ कमिंग टू आर्मेचर। फर्स्ट पार्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम पढ़ लिया हमने। अभी आते हैं आर्मेचर के ऊपर। तो आर्मेचर को अगर देखोगे, देखो यहां पे क्या है, ये जो एक सेंट्रल लाइन दिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंट्रल लाइन, मतलब इसी के ऊपर हमारा जो सैफ्ट है वो बैठेगा। ये सैफ्ट वाला सेगमेंट है, सैफ्ट के ऊपर कास्ट आयरन स्पाइडर के थ्रू पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है उसको हम उस पे सेटअप करेंगे, उसके ऊपर हम उसको बैठाएंगे, ठीक है। ये है आर्मेचर लैमिनेशंस। आर्मेचर का लैमिनेशंस कैसे होता है, ये देखो, ये हमारा शाफ्ट के लिए और शाफ्ट के की के लिए एक ग्रूव वहां पे हम छोड़ के रखना है पहले से। अच्छा, ये हो गया दूसरा पार्ट, आर्मेचर का जो कनेक्शन है। ये हो गया हमारा आर्मेचर स्लॉट्स। ये आर्मेचर स्लॉट्स यहां पे हमने कंडक्टर बैठा दिया, ठीक है। और ये जो कंडक्टर वाला सेगमेंट है, ये नीचे, इसके ठीक नीचे है, देखो यहाँ पे डोवटेल स्पाइडर्स आर्म्स कनेक्टेड है। ये डोवटेल स्पाइडर आर्म्स आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द शाफ्ट। ये शाफ्ट के तरफ जा रहा है, ये शाफ्ट से ऊपर है, ये वाला पोर्शन शाफ्ट से ऊपर है, ये वाला पोर्शन शाफ्ट की तरफ है। ये डायग्राम है, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आर्मेचर के अंदर कैसे हमने कॉइल को बाउंड किया है, कॉइल कैसे यहाँ पे अंदर प्लेस है। ये कॉइल 1 है, एक ही कॉइल को हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। दिस इज वन सिंगल कॉइल। इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज अ कॉइल, व्हाट इज अ कंडक्टर, यू मस्ट बी नोइंग, बट सिंपल आइडिया। सो ये एक सिंगल टर्न कॉइल है, ठीक है, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम कॉइल साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो this is a single turn coil. Single turn coil. A single turn coil has
टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स है इसमें और दो कॉइल साइड्स है, टू कॉइल साइड्स है, कॉइल साइड्स है, राइट? So this is a single turn coil. Now if I have a two turn coil, suppose this is a my two turn coil, ऐसा एक two turn coil मैंने डिजाइन कर दिया, ठीक है? So in this case क्या होगा? This is a two turn coil. In this case there are two coil sides but four conductors. यहाँ पे दो coil sides हैं but four conductors हैं, four conductors हैं. ये दोनों को मर्ज करके इस साइड में जो भी रहेगा इसको एक कॉइल साइड बोलेंगे, इस दोनों को मर्ज करके जो भी रहेगा इसको दूसरा कॉइल साइड बोल देंगे, ठीक है? सो दिस इज द आइडिया अबाउट सिंगल टर्न कॉइल एंड मल्टी टर्न कॉइल. इससे ज्यादा भी टर्न कर सकते हैं. ऐसे अगर बहुत सारे कॉइल्स को एक साथ कनेक्ट कर देंगे सीरीज या फिर पैरेलल में तो वो बन जाएगा वाइंडिंग. सो दिस इज अ टर्न और अ सिंगल टर्न कॉइल. This is a coil. ऐसे बहुत सारे कॉइल को एक साथ लगा देंगे तो बन जाएगा वाइंडिंग. यहाँ पे हो गया कम्यूटेटर, लास्ट वाला पोर्शन जहां से हम अल्टीमेटली करंट कनेक्शन करेंगे थ्रू प्रोसेस. यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, राइजर दिखाया है, ये जो सेगमेंट है कैसे हमारे वो जो रहेगा शैफ्ट के अंदर से कैसे कनेक्शन होगा. ये शैफ्ट का जो मैकेट पोर्शन है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है? ये कम्यूटेटर का सेगमेंट है. ये देखो कम्यूटेटर के ऊपर में कैसे ब्रशेस कनेक्टेड है, ठीक है? ये these are the two brushes, right? ब्रश की जनरली कैसे कनेक्टेड रहता है कोई भी सोच सकता है. कैसे जल्दी से हम उसको घुसा के ऐसे सीधे सीधे कर सकते हैं क्या? सीधे भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रेल कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं. बहुत सारे टाइप के ब्रशेस होते हैं. यहाँ पे स्पीड ट्रेल करके एक अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे ब्रश बॉक्स रहता है और ये ब्रश बॉक्स के थ्रू जब ये मूव होता है तो ये एडजस्टेबल होता है. ये जब घूमेगा तो ये थोड़ा सा एडजस्टेबल रहेगा, सब फिक्स्ड और रिजिड नहीं रहेगा. फिक्स्ड और रिजिड रहने से क्या टूट सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टेबल रहेगा. यहाँ पे प्रेशर एडजस्टिंग लीवर भी रहता है, तो प्रेशर को एडजस्ट करता है. ब्रश कितने तरीके का होता है, दिस इज आवर थर्ड टॉपिक. ब्रश किस तरीके का होता है? ये नेचुरल ग्राफाइट, हार्ड कार्बन, इलेक्ट्रो ग्राफाइट एंड मेटल ग्राफाइट. तो ये सारे ऑप्शंस हमको दिमाग में रखना होगा. ये कितने टाइप के ब्रशेस हो सकते हैं. ये हो गया फ्रेम. फ्रेम जनरली पूरा जो मशीन हो गया उसका एक आउटर आउटलुक है. फ्रेम के साइज से हम उसको आइडिया कर सकते हैं कि कैसा उसका पावर रेटिंग हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे दो टाइप का दिखा हुआ है, लो पावर रेटिंग एंड मीडियम पावर रेटिंग. दिस इज द कंप्लीट पिक्चर, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर आप देख सकते हो. जैसे ये हो गया हमारा शैफ्ट वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा अंदर वाला शैफ्ट. ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये है हमारा शैफ्ट, ठीक है? दिस इज माय शैफ्ट. ये होगा शैफ्ट के ऊपर वाला की, ठीक है? तो दिस इज माय शैफ्ट. शैफ्ट के ऊपर बैठता है स्पाइडर. शैफ्ट के ऊपर बैठता है स्पाइडर. स्पाइडर के ऊपर बैठता है हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है? यहाँ पे देखिए यहाँ इस साइड में कम्यूटेटर सेगमेंट. कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर ये ब्रश लगा हुआ है, ये मेन एंड है और इसके बाद ये जा रहा है, ठीक है? तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू, ठीक है? सो ये जो फर्स्ट क्लास मैंने लिया, ये फर्स्ट क्लास में मैंने दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया. दैट इज फर्स्ट मैंने डिस्कस किया व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग डीसी machines. What are the basic points? First is we need to know Fleming's left hand rule, right hand rule, electromagnetic Faraday's laws of electromagnetic induction. What is the significance of losses? How it transforms the energy. Fourth point is how what is the basic basic electrical equation, the basic equation of machines. That is EV IA is equal to 40 to omega. उसके बाद हमने क्या किया, पूरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन है मशीन का, डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है, क्या पार्ट रहता है, उसमें कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से मटेरियल कहाँ पे यूज होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया. इसके बाद का जो क्लास है, इसके बाद के क्लास में हम डिसाइड करेंगे रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स. तो इन क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी मशीन्स, the first thing we all know that DC machines has two different separate classifications. One is called as a self excited, and another is called as a
separately excited. Now what do you mean by separately excited? It means that the field is supplied separately. जो भी फील्ड रहेगा उसको हमको अलग से कोई सप्लाई देना होगा, और आर्मेचर जो है उसको अलग से सप्लाई देना होगा. देयर इज नो इंटरकनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम. फील्ड और आर्मेचर में कोई कनेक्शन नहीं है. और सेल्फ एक्साइटेड में क्या रहेगा? मान लो ये हमारा आर्मेचर हो गया, इसी के साथ ही अगर हम फील्ड को कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, इसी के साथ ही अगर हम फील्ड को कनेक्शन कर देंगे तो वो बन जाएगा सेल्फ एक्साइटेड. ठीक है, जैसे मैंने ये सेल्फ एक्साइटेड का एग्जांपल दिया, दिस इज सीरीज फील्ड सेल्फ एक्साइटेड मशीन. ये है सेपरेट एक्साइटेड, उसके दोनों साइड में दोनों सेपरेट जो सप्लाई है उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा. तो देख लेते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है. हाउ मेनी टाइप्स वी कैन, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिवाइड. फर्स्ट इज सेल्फ, देन सीरीज, देन शंट, long shunt, then compound. Okay, in compound there are two options. One is a long shunt compound, another is a short shunt compound. So यहाँ पे देख सकते हो separately excited DC machine का फिगर दिया हुआ है. यहाँ पे मान लो कोई भी एक वोल्टेज मैंने ऐसे पकड़ लिया, कोई भी एक वोल्टेज मैंने यहाँ पे पकड़ लिया EF, इसके वजह से यहाँ पे करंट फ्लो है IF. This is something resistance RF, right? Suppose this is a prime mover. Prime mover actually indicates this is a generator, right? So यहाँ पे RA हो गया, यहाँ पे EG हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे VT टर्मिनल वोल्टेज कुछ मिल गया. यहाँ पे अगर लोड लगाएंगे तो उसकी वजह से कुछ करंट फ्लो होगा. तो यहाँ पे दो बेसिक इक्वेशन हम फ्रेम कर सकते हैं. यहाँ पे KVL अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? EF is equal to IFRF, one form from this. एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से कुछ भी एक आगे करंट फ्लो होगा, कब फ्लो होगा? जब लोड लगाएंगे. कंसीडर इट एज आइए. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अप्लाई केवीएल इन दिस लूप. क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड दिस लूप इज इक्वल 0. सो Eg माइनस IaRa माइनस Vt इज इक्वल 0, राइट? सो Eg इज इक्वल Eg माइनस IaRa इज इक्वल टू Vt, राइट? सो दिस इज द explanation for the our generator. Now if I consider it as a motor, अगर हम इसको एक मोटर पकड़ लेंगे तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे तो सप्लाई तो सेम ही रहेगा, ये EF हो गया, इसमें फील्ड में तो सप्लाई हमको देना ही है. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमको सप्लाई देना होगा, है तो. So ये अगर VT है तो इस डायरेक्शन में करंट I दिखाना है. देखो the direction of current has changed. In the two machines, the direction of current flow has changed. So this is my generator, and this is my motor. So now, in this case, the equation will remain the same. EF is equal to IFRF, we can write. And in this case, the equation will become, suppose this is RA, suppose this is EB. So we can write VT is equal to EB plus IaRa. VT is equal to EB plus IaRa. So these two equations we need to keep in mind. इससे हमको क्या आसानी होगा? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उसके थ्रू हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला को अप्लाई करके. ठीक है, तो दिस इज अ सेपरेटली एक्साइटेड मशीन जिसका हमने एक डायग्राम के थ्रू डिस्कशन किया. सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, राइट? सो दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड मशीन. Separately excited machine. Separately. Now coming to the next point, that is my self machines. Okay, self excited. Now in self excited machines there are two major classifications. There are three classifications are there. One is a series, one is a shunt, another is a compound. That is mixture of series and shunt. So if you can classify this like this, सेल्फ जो मशीन रहता है सेल्फ एक्साइटेड, उसको हम तीन भाग में भाग करते हैं. फर्स्ट इज सीरीज, सेकंड इज शंट एंड थर्ड इज योर कंपाउंड. कंपाउंड में बी सबडिवाइडेड इनटू लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड. वी कैन सबडिवाइड इट. ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेगमेंट, यहाँ पे देखो क्या है. यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक जनरेटर का फिगर दिया है, उसके बाद मैंने एक मोटर का भी फिगर दिया.
तो यहाँ पे कुछ कुछ एक प्राइम मूवर रहेगा जो इसको घुमाने में हमको हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ एक ईजी जनरेट होगा, ये आरए रहेगा, इसका जो एक रेजिस्टेंस है पकड़ लेते हैं आरएसी, इसमें के थ्रू जो करंट जाएगा, मान लो यहाँ से कुछ करंट आइए जाएगा, ये अगर हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT हो गया, so we can write something like this। यहाँ पे अगर KVL लगाओगे तो कैसे होगा, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड दिस लूप इज इक्वल टू 0, दैट मींस EG minus IARA minus IARAC minus VT is equal to 0। So we can write EG minus IARA minus IARAC is equal to VT, right? So this is the equation of what? Generator. This is the equation of what? Generator. So this is a series DC generator। Now coming to series DC motor, so मोटर के हिसाब से अगर लिखेंगे तो कैसा रहेगा, so मोटर के लिए तो कुछ प्राइम मूवर नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये प्राइम मूवर वाला हिस्सा हमको हटाना होगा, ये स्लैब है, मोटर को ड्राइव कर रहा है किसी चीज को, तो ये प्राइम मूवर नहीं है, ये कुछ ड्राइव को ड्राइव कर रहा है, कुछ लोड को ड्राइव कर रहा है, कुछ लोड है। यहाँ पे क्या है, कुछ सप्लाई दिया है, सपोज VT सप्लाई दिया है, ये RAC है, करंट का डायरेक्शन उधर क्या है, ये है RA, ये है EB। So in this equation now if you can apply KVL, what will get? VT is equal to EB plus IARA plus IARAC, right? So this is the equation for the motor, ठीक है। So ये हो गया हमारा सीरीज सेल्फ एक्साइटेड मशीन में सीरीज का डिस्क्रिप्शन, सीरीज में क्या रहता है, कैसा कनेक्शन रहता है। यहाँ पे एक छोटा पॉइंट है जो हमको याद रखना है, दैट इज वेरी सिंपल पॉइंट बट यू मस्ट कीप इन माइंड। ये जो फील्ड है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट चीज है। यहां से आर्मेचर में जो फील्ड क्रिएट होगा और ये जो हमारा जो फील्ड है, ठीक है, इसके वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा, आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा और फील्ड की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा, दे शुड ऑलवेज बी इन 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। किसी बुक में ऐसे किया हुआ है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, इस फील्ड के अंदर से अगर जो फ्लक्स जाएगा, सब फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, आर्मेचर के थ्रू जो करंट है उसके अंदर भी फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो ऐसा डायरेक्शन क्या मोटर को घुमा पाएगा, घुमा नहीं पाएगा ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको हमको रोटेट करके ऐसे दिखाना होगा। अगर इसको हम ये बीच में दिखा सकते हैं तो सबसे बेहतर रहता है, पर ऐसे भी दिखा सकते हैं, किसी इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। So these are very simple points you must keep in mind। The flux produced by the armature and the flux produced by the field, they should always be in quadrature, ठीक है, दोनों में एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। Now coming to next point, that is my now self excited। So this is the shunt machine, second machine, this is my shunt machine, ठीक है। In shunt machine we have two components, one is called as a generator and another is called as a motor। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने मार्क किया है, this is my RSH। यहाँ पे as it is a generator, there is a prime mover is there। यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, this is suppose EG, ये है RA, यहाँ से जो करंट जाएगा ये है IA, यहाँ पे जो करंट है मान लो इसको ISH, यहाँ पे जो करंट है इसको मान लो IL, कुछ लोड में कुछ करंट जाएगा, मान लो इसको IA। यहाँ का जो वोल्टेज है, अगर ये मैं VT मान लेता हूँ तो दो इक्वेशन लिख सकता हूँ, एक है VT is equal to ISH RSH, another equation we can write is VT is equal to both EG minus IA RA, right? EG minus IA RA। So in these two equations are coming out from this by simply applying KVL। ये दो ब्रांच है, इस दो ब्रांच के अंदर हम KVL अगर लगाएंगे तो ऐसा इक्वेशन हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जनरेटर वाला किस्सा, ये हो गया हमारा जनरेटर, शंट जनरेटर। नाउ कमिंग टू शंट मोटर। अगर मोटर पे आ जाते हैं तो क्या होता है, देखो ये हमारा हो गया RSH, ये हमारा हो गया RA, ये हमारा हो गया EB, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया था VT, VT की वजह से यहाँ से करंट आ गया I, यहाँ पे आ गया IA करंट, यहाँ पे आ गया ISH करंट। सो इसको अगर हम लिखेंगे VT will be ISH RSH, and in this branch you can see VT is equal to EG plus ISH RSH, right? Say ISH into RA, right? ISH into RA।
Ra is nothing but our armature resistance. Ra is nothing but our armature resistance. Armature winding we have some resistance, so that armature resistance is this. And this RSH actually indicates whatever the जो हमारा फील्ड का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या किया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया कंपाउंड और शंट मशीन में, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड, एक हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड। ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड हमारा मोटर। लॉन्ग शंट का मतलब क्या है? लॉन्ग शंट का मतलब है सीरीज वाइंडिंग एंड शंट वाइंडिंग आर इन पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो सीरीज वाइंडिंग है और शंट वाइंडिंग है, दोनों एक साथ पैरेलल में है विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। सप्लाई के हिसाब से सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग बोथ आर इन पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ISH RSH निकलेगा, Eg माइनस IAR है माइनस IRSC निकलेगा। वहां से अगर देखोगे ISH RSH फॉर द मोटर और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इन बीच कंपाउंड मशीन, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, इन बीच कंपाउंड मशीन द फील्ड इज इन पैरेलल विद द आर्मेचर, ठीक है। पैरेलल विद द आर्मेचर कौन से मोटर में होता है? ये शॉर्ट शंट में होता है, ये शॉर्ट शंट में होता है। शॉर्ट शंट इसके बाद में ये देखो, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने आर्मेचर के अक्रॉस में लगा दिया है, ठीक है। और उस वाला पोर्शन जो अलग सा पोर्शन है, जो बाहर वाला पोर्शन है, उसमें फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स द शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द आर्मेचर। तो ये एक आंसर है। शंट कंपाउंड मशीन पूछ सकता है, लॉन्ग शॉर्ट 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 कंपाउंड ऐसे पूछ सकता है। इसके अलावा और दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसको हम इलैबोरेटली डिस्कस कर सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा छोटा करके मैं बोल रहा हूं, दैट इज डिफरेंशियल कंपाउंड एंड क्यूबिडिक कंपाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड? डिफरेंशियल कंपाउंड मींस जो सीरीज फील्ड रहेगा वो अगर शंट फील्ड को हेल्प करता है इन बूस्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर सीरीज फील्ड शंट फील्ड को हेल्प करता है इन अमाउंट ऑफ फ्लक्स, then we call it as a what cumulative compound। अगर उल्टा हो जाता है, मतलब मेन फील्ड का जो फ्लक्स है उसको ऑपोज कर रहा है सीरीज फील्ड वाला फ्लक्स, दैट मींस नेट इफेक्ट ऑफ द फ्लक्स इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तब उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। तो डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड में सीरीज फील्ड वाला जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड के फ्लक्स को घुमा देता है, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है? सीरीज फील्ड विल हेल्प द शंट फील्ड टू गेन द फ्लक्स, फ्लक्स को इंक्रीज करने में हमको वो हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जैसे कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसके बारे में और डिटेल डिस्कशंस में मैं जब स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स करवाऊंगा तब हम जरूर देखेंगे। एक सिंपल एप्लीकेशन जो आपको सबको याद में रखना है, दैट इज डिफरेंशियल मशीन का एप्लीकेशन कहां पे होता है, ठीक है। डिफरेंशियल मशीन्स का एप्लीकेशन होता है वेल्डिंग में, वेल्डिंग पर्पसेस में डिफरेंशियल मशीन्स का ये होता है, यूज होता है। कंपाउंड मशीन जो है उसको हम दो तीन भाग में भाग करते हैं, एक फ्लैट कंपाउंड, एक ओवर कंपाउंड, एक अंडर कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला तार जो है ये ओवर कंपाउंड के लिए है, ये नीचे वाला तार जो है ये अंडर कंपाउंड के लिए है। फ्लैट कंपाउंड जो मशीन है वो बैटरी चार्जिंग में यूज होता है, ठीक है। जहां पे डीसी बैटरी चार्जिंग का बात आ जाता है वहां पे फ्लैट कंपाउंड मशीन यूज होता है। और एक स्पीड कंट्रोल का किस्सा है जो है सीरीज पैरेलल कंट्रोल। ये सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड में यूज होता है ट्रैक्शन पर्पसेस में, ठीक है। ये तीन चार छोटे छोटे पॉइंट है। फर्स्ट इज डिफरेंशियल मशीन्स को जनरली हम यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पसेस में। दूसरा जो है बैटरी चार्जिंग के लिए हम फ्लैट कंपाउंड मशीन्स को यूज करते हैं। कंपाउंड मशीन्स का जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग शॉर्ट 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 है। इसके अलावा और एक टाइप से हम भाग कर सकते हैं ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड एंड फ्लैट कंपाउंड और लेवल कंपाउंड में, ठीक है। तो ये वाला कार उसी का है। और ये जो पॉइंट है तुमको हम लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है कि फ्लैट कंपाउंड इज यूज्ड फॉर, ठीक है, बैटरी चार्ज। सीरीज पैरेलल कंट्रोल इट हैज टू बी यूज्ड फॉर ट्रैक्शन पर्पसेस। देखिए जहां पे ट्रैक्शन पर्पसेस रहेगा वहां पे हम इसको यूज करेंगे। सो लास्ट यहां पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या लिखा है देखो,
बोल रहा है कि an 8 pole lap wound machine DC generator has 960 conductors, ठीक है। So P stands पर यहाँ पे दिया हुआ है 8। लैप वाउंड, लैप के बारे में मैं इसके बाद वाले वीडियो में जरूर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आज चीज समझ लो कि A is equals to P means लैप। जब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स पोल के बराबर हो जाएगा तब उसको हम लैप वाउंड मशीन बोलेंगे। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स है? Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। Z is given as 960। A flux of 40 milliweber, flux of 40 milliweber, 40 into 10 to the power minus 3 webers, and the speed of RPM, speed यहाँ पे दिया हुआ है, speed in RPM N is given as 400 RPM, ये दिया हुआ है, ठीक है। Calculate the generated EMF, EG is equal to, we all know, P phi NZ by 68। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। पहले एक प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटा सा ले लेते हैं। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला मैक्सिमम लोगों को पता होगा, तो इसी हिसाब से मैंने लिया है। इसके बाद वाले क्लास में मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करो, कितना आता है बोलो। P का मतलब क्या है? P है 8, phi है कितना? 40 into 10 to the power minus 3, राइट। उसके बाद देखो क्या है, N कितना दिया हुआ है? N है 400 RPM, 1000 लिख दिया गलती से। ये 400 RPM है, ये 400 RPM है, ये 400 RPM है, मल्टीप्लाइड बाय Z, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स। कितना है नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिया हुआ है? कुछ 960 है, डिवाइडेड बाय 60 into A। A कितना है? A कितना दिया हुआ है? A means number of parallel paths, A equals to P, that means A। So from this you will get the value of EG, so calculate and get the answer, right। next part में आ जाते हैं। next part क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि if the armature is wave connected, wave connection means the A has become 2, that means मान लो ये मेरा एक वाइंडिंग है, ये मेरा एक वाइंडिंग है। तो एक मशीन में बहुत सारे वाइंडिंग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वाइंडिंग हो सकते हैं। अगर मान लो किसी एक वाइंडिंग में, किसी एक मशीन में 4 वाइंडिंग्स हैं, तो 4 वाइंडिंग्स को मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे 4 प्लेस कर सकता हूं, राइट। या फिर मैं ऐसे भी प्लेस कर सकता हूं, 2 को ऐसे कर दिया और 2 को ऐसे कर दिया, राइट, ऐसे कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ देखो, यहां पे मैंने क्या किया देखो, यहां पे 4 पैरेलल पाथ बना दिया। यहां पे जो एक्चुअली पैरेलल पाथ का मतलब क्या है? ये जो करंट आ रहा है ना, ये 4 भाग में डिवाइड हो रहा है। अगर ये 4 भाग में डिवाइड हो रहा है और जितने नंबर ऑफ पोल्स है उतने ही भाग में ये करंट डिवाइड हो रहा है, तब हम इसको बोलेंगे लैप वाउंड मशीन। अगर जितना भी नंबर ऑफ पोल्स हो, जितना भी मर्जी पोल्स हो सकता है, लेकिन मैंने एक फिक्स कर लिया कि करंट जो है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर में जो करंट आ रहा है वो सिर्फ 2 भाग में ही डिवाइड होगा। अगर मैंने उसको पहले से डिसाइड कर लिया ऐसे, ठीक है, तो उस केस में हम उसको वेव वाउंड बोलेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज माय सिंगल टर्न कॉइल। ऐसे अगर 2 कर दिया तो मेरा बन गया एक मल्टी टर्न कॉइल। दोनों मल्टी टर्न कॉइल को एक साथ लगाया, बन गया वाइंडिंग। ऐसे 4 वाइंडिंग को अगर पैरेलल में लगाया, दैट मींस देयर आर 4 नंबर ऑफ पोल्स एज वेल। 4 कॉइल को लगाने का मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे 4 पोल्स भी है, तो उसी हिसाब से हम इसको बोलेंगे लैप वाउंड मशीन। अगर 4 को ऐसे ना लगा के ऐसे लगा दिया कि मैंने फिक्स कर दिया करंट 2 ही भाग में डिवाइड होगा, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया कि इसको सिर्फ 4 भाग में ही होगा, सर 5 या 6 में नहीं हो सकता, 6 में हो सकता है, ऑड नंबर में नहीं होगा, इवन नंबर में ही हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पोल का डिवीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक पेयर में आता है, ठीक है, तो वो 2 नंबर पे के जो मल्टीपल्स है उसी में हो सकता है। तो ऐसा करके हम अगर सिर्फ 2 ही पैरेलल पाथ आर्मेचर करंट को सिर्फ 2 ही भाग में भागना चाहते हैं तो उसको हम बोल देंगे वेव, और 4 भाग में भागना चाहेंगे तो उसको हम बोल देंगे लैप, ठीक है, और द नंबर ऑफ पोल्स में भाग करना चाहते हैं तो उसको बोल देंगे लैप। सो दूसरा जो पार्ट है, an armature winding with wave wound, what is the speed when the generated voltage is
400 वोल्ट। तो यहाँ पे बोल दिया इसको 400, P तो हमारा 8 है, I हमारा सेम है, ठीक है। स्पीड हमको निकालना है, Z हमारा सेम है, 60 into 2 हो गया। यहाँ से M निकालो, आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने उसका एक शॉर्ट टर्म में आंसर करके भी रखा है। देखो ऐसा करने से हमारा क्या क्या आंसर आता है। 156.25 विल बी द आरपीएम और 256 विल बी माय वोल्टेज, ठीक है। दूसरा ये वाला किस्सा बाद में समझाएंगे। ये है एक प्रॉब्लम जो आप क्लास में कर लेना। ये होम क्लास मैंने दिया हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन है मैं वो सॉल्यूशन को भी इसके बाद में ही मैंने रखा हुआ है, बट ये आप कोशिश करना, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे मेरा जो क्लास है ये मैं एंड करता हूँ। इसी पॉइंट तक हम पूरा जो डीसी मशीन का 2 पार्ट मैंने भाग किया था, फर्स्ट इज बेसिक्स, देन कंस्ट्रक्शन, देन क्लासिफिकेशन, वो पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वो जो 3 पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम ये डीसी मशीन का आर्मेचर वाइंडिंग एंड वोल्टेज मीटर ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अप टू दिस नाउ, ठीक है। तो कैसा लगा बिल्कुल हमारा जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या क्या अगर क्वेश्चन कुछ करवाना है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम क्वेश्चन भी कुछ ऐड कर देंगे इसके बाद के क्लासेस में। पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। इसी बात को खत्म करते हुए ये वीडियो आके हम एंड करते हैं। दूसरा जो वीडियो रहेगा ये डिटेल डिस्कशन ऑन आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्युनिकेशन पे रहेगा, तो ये जरूर देखिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग। Thank you once again.